हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम हैज़ डायग्राम का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन कवर की थी और एक एग्जाम्पल कवर किया था। पार्ट 2 में हम यहाँ पे थोड़े कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं हैज़ डायग्राम के। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ लेक्चर के साथ। देखिए, हमने लास्ट क्लास में हैज़ डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया था और हमको एक रिलेशन गिवन था। यहाँ इस एग्जाम्पल में आपको एक हैज़ डायग्राम गिवन है, ये हैज़ डायग्राम आपको गिवन है और एक सेट गिवन है। आपको यहाँ पे रिलेशन बताने हैं। आपको यहाँ पे क्या बताना है? एक रिलेशन बताना है। ये रिलेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, मतलब इनको हम रीड करके रिलेशन कैसे लिख सकते हैं। हैज़ डायग्राम को रीड करके हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं हैज़ डायग्राम की आपको डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ। उसकी लिंक मैं आपको पार्ट 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, कर देती हूँ, तो जिससे कि आपको अगर डेफिनेशन में कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे एक बार अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ ओरली आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये जो हैज़ डायग्राम होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें 3 कंडीशन, अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पार्शियल ऑर्डर सेट का 3 कंडीशन होल्ड करता है तो हम उसको हैज़ डायग्राम बोल देते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है कि सेल्फ लूप हम नहीं लिखते। सेल्फ लूप को बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं हम, यहाँ सेल्फ लूप नहीं शो करते हैं, बट हर एलिमेंट सेल्फ लूप को अपने पास रखता है, बट हम उसको शो नहीं करते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप ये हो गया, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो हम इसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करते। कैसे रीड करते? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको रीड नहीं करते हैं हम इसको। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? जो ट्रांजिटिविटी की जो लाइन है, ट्रांजिटिविटी की जो लाइंस है वो भी हम यहाँ पे शो नहीं करते, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती है, बट हम यहाँ पे शो नहीं करते। सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता है, शो नहीं करते। अपवर्ड डायरेक्शन में हम रीड करते। ट्रांजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, बट हम उसको शो नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी कंडीशंस क्यों आई, इसका रीज़न भी मैंने आपको वो पार्ट 1 है उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लियर आउट बिल्कुल अच्छे डिटेलिंग के साथ हैज़ डायग्राम की डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे जाके भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है हमारा। अब इस रिलेशन के अंदर के जो एलिमेंट है वो हमको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने आर देखा, वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो पॉज करके खुद करते हैं और फिर बाद में वीडियो ऑन करके आंसर टैली करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेक्चर 1 से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब क्या, अगर मैं आपको आगे से बता रही हूँ और आपसे वही डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपके डाउट्स थोड़े कम क्लियर होंगे, बट आप खुद करेंगे फिर देखेंगे तो आपको आपके डाउट्स पता चलेंगे और फिर देखने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आर। देखिए, सेल्फ लूप, सबसे पहला पॉइंट क्या था? सेल्फ लूप बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड होते हैं हर एलिमेंट के साथ, बट हम शो नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ए से रिलेट कर रहा होगा, सेल्फ लूप मतलब यही है। ये जो ए है वो ए से रिलेट कर रहा होगा, सेल्फ लूप मतलब यही है। बी से रिलेट कर रहा होगा, सी से रिलेट करेगा, एंड डी से रिलेट करेगा, एंड ई से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये बाय किस कारण से आ गया? फर्स्ट प्रॉपर्टी के कारण कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हैज़ डायग्राम में, बाय डिफ़ॉल्ट हैज़ डायग्राम में सेल्फ लूप एग्जिस्ट करते हैं। सेल्फ लूप एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब है ए से रिलेट कर रहा है, बी से, सी से, एंड डी से, एंड ई से, मतलब एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ मिली। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब हमको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करना है, तो हम यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से ये आप इतना आप स्लॉटिंग है, इतना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर अब ये मिटाने में भी आ जाएगा, मतलब रब हो जाएगा।
तो इतना आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं आगे देखते हैं हम। अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करना है, इसका मतलब है डी सी से रिलेट करेगा, ई सी से रिलेट करेगा, डी बी से रिलेट करेगा, बी ए से रिलेट करेगा, सी ए से रिलेट करेगा। ठीक है, ये सिंपल अपवर्ड डायरेक्शन में जो था वो हमने लिख लिया। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इस आर के अंदर और भी एलिमेंट होंगे, वो तो जो एलिमेंट पहले लिखे थे वो तो है ही, इसके अलावा उसके आगे और एलिमेंट लिख लेते हैं हम। डी सी से रिलेट कर रहा है, सी ए से रिलेट कर रहा है, बी ए से रिलेट कर रहा है, एंड ई ए से रिलेट कर रहा है। तो ये सब कवर हो गया, ये ए सी से हो गया, बी ए से हो गया, एंड ई सी से बच गया। सॉरी, ई यहाँ पे सी से, ए से नहीं है, ई क्या है, सी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमने क्या बना लिया, और ये डी बी से रिलेट कर रहा है, डी कहाँ से रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट। तो ये हमने 5 बना लिए, 5 बन गए, डी सी से, सी ए से, बी ए से, ई सी से, एंड डी बी से। तो ये 5 बन गए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये रब कर दूंगी मैं अभी। तो यहाँ से समझ में आया 5 कैसे बने, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में रीड किया तो हमको ये 5 एलिमेंट और आगे मिल गए 5। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं मिटा रही हूँ, तो ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद ये वाले जो एलिमेंट है, बच्चों को ये जरूर डाउट आएगा कि जो सी है क्या वो डी से रिलेट कर रहा है, ये आर के अंदर आएगा क्या, ये आर के अंदर आएगा क्या। तो ये आर के अंदर नहीं आएगा, ये आर के अंदर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सी डी से जब रिलेट करेगा तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सी ई से रिलेट करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेल्स डायग्राम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करता है, इस कारण से ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। अब कौन सी आएंगे इसके अलावा, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को होल्ड करता है, बट हम उसकी लाइंस को यहाँ शो नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ट्रांजिटिविटी वाली लाइन को हम बाय डिफ़ॉल्ट ये होल्ड कर रहा है, बट हम यहाँ पे इसको शो नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिविटी वाली लाइन से कौन से रिलेशन बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आर के अंदर कौन से देखो, आपने देखा, पहले तो मैं डायग्रामेटिकली बता देती हूँ, फिर एलिमेंट लिखेंगे अपन। जैसे कि आपने देखा डी बी से रिलेट कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन के कारण, एंड बी ए से रिलेट कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन के कारण। इसका मतलब है जो डी है वो ए से भी रिलेट करेगा। ये वाली जो लाइन है ये ट्रांजिटिविटी की लाइन है, और ये हम शो नहीं कर रहे हैं, बट ये करेगा ना, क्योंकि देखो डी बी से कर रहा है रिलेट, बी ए से कर रहा है रिलेट, इसका मतलब है ए डी करेगा ए से रिलेट। ठीक है, ये ट्रांजिटिविटी के कारण आ गया। तो कौन सी वाली लाइन मिली, डी ए से रिलेट कर रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट ये हो गया, लिखेंगे लास्ट में, बट डी ए से रिलेट कर रहा है, एक एलिमेंट ये हो गया। अब आप अगेन देखिए, डी सी से रिलेट कर रहा है एंड सी ए से रिलेट कर रहा है अपर डायरेक्शन वाली कहानी के कारण। तो डी सी से एंड सी ए से, इसका मतलब है डी ए से रिलेट कर रहा है। तो ये चीज़ तो हम यहाँ इस वाली कंडीशन से भी पा चुके हैं, तो वो सेम चीज़ तो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए कि जो ई सी से रिलेट कर रहा है एंड सी ई से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है जो ई है वो ए से भी रिलेट कर रहा है, ई सी से, ई सी से, एंड सी ए से। इसका मतलब है ई कहाँ से रिलेट कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है। तो हमको यहाँ से ये वाली लाइन जो हम यहाँ शो नहीं कर पाए हैं ट्रांजिटिविटी वाली, वो ई ए से वाली हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो आर के अंदर कौन से दो और एलिमेंट है, डी ए वाला एक एलिमेंट है और एक ई ए वाला एलिमेंट है। ठीक है ना, ये दो एलिमेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये दो एलिमेंट आर के अंदर है। तो ये किसके कारण आ रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी के कारण ये दो ही एलिमेंट इसके अंदर आ पाएंगे। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि जब ई सी से है एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट आता है क्या डी ई से रिलेट नहीं करेगा, डी ई से रिलेट नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि जैसे कि अगर हमको डी ई की तरफ जाना है या ई से डी की तरफ जाना है, तो पहले हम डी से ई की तरफ देख लेते हैं। तो अगर जाना है तो पहले हमको ई से सी की तरफ जाना होगा, फिर सी से डी की तरफ जाना होगा, तभी तो हम ट्रांजिटिविटी के कारण देखो ई से सी पे गए
एंड सी से डी पे जाएंगे तभी तो हम बोल पाएंगे कि ई से डी पे जा रहे हैं, है ना। तभी हम बोल पाएंगे कि हम ई से डी पे मूव कर रहे, ई से डी पे मूव कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ जाएंगे तभी हम बोल पाएंगे ई टी से मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। बट आपको पता है एस डायग्राम कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रीड नहीं होता। तो जैसे ही हम ई से सी में जा रहे हैं और सी से डी में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस कारण से ये वाला जो कंडीशन है ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने रीड करते वक्त डाउनवर्ड कंडीशन पे आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, है ना। अब देखिए जो ये जो सी है ये भी बी से रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो सी से ए पे गए अपवर्ड, फाइन, ए से बी पे गए डाउनवर्ड, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से हम सी से बी पे भी रिलेट नहीं कर पा रहे। सिमिलरली बी से ए पे गए और ए से सी पे गए तो अगेन डाउनवर्ड कंडीशन, इस कारण से हम बी से सी पे रिलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, ई का डी से कोई रिलेशन नहीं है, ई का बी से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम यहाँ से ई से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड, यहाँ से पहुँचने के लिए हमको एक डाउनवर्ड की कंडीशन को भी होल्ड करवाना पड़ रहा है, इसलिए ई से बी का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से समझ में आया होगा आपको ये तीन प्रॉपर्टी से आप कैसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार मैं कंप्लीट इसको लिख देती हूँ। आर क्या आ जाएगा आपका ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, ये सब के बीच में कॉमा आ जाए, ई कॉमा ई, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया। फिर डी से सी, फिर सी से ए, फिर आ जाएगा डी से बी, ठीक है। फिर आ जाएगा ई से सी, 1 2 3 4 हुए ना, डी से बी लिख लिया अपन ने, बी से ए। ये 5 जो सेकंड स्लॉट में जो सेकंड डेफिनेशन के कारण 5 आए थे वो हमने लिख लिए। फिर इसके बाद ट्रांजिटिविटी वाले के कारण क्या आ रहा था हमारा, ई से ए, और एक आ रहा था हमारा डी से ए। तो ये कंप्लीट रिलेशन हमने फॉर्म कर लिया इस हैज़ डायग्राम के थ्रू। तो आपको समझ में आया होगा ये जो सिंगल, ये जो ऊपर वाले टपल्स है ये क्यों आए, सेल्फ लूप के कारण, जो कि हम यहाँ शो नहीं कर रहे थे। सेकंड के जो उसके बाद के जो ई के बाद के जो 5 है वो हमारे किसके कारण आए, अपवर्ड डायरेक्शन के कारण। और जो लास्ट के 2 हैं वो क्यों आए, ट्रांजिटिविटी के कारण, है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, शो नहीं करते। तो यहाँ से कंप्लीट रिलेशन अगर हम कोई हैश डायग्राम लिखा है तो उसके थ्रू यहाँ हम कंप्लीट रिलेशन ये बना सकते हैं। तो यहाँ से एक ये एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, तो ये थोड़ा दूसरा है, बस कॉन्सेप्ट सेम है हमारे। तो वहाँ हमको एक सेट गिवन था, लास्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमको एक सेट गिवन था और एक रिलेशन गिवन था, हमको हैश डायग्राम बनाना था। बट अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, एक सेट डी गिवन है और हमको यहाँ डिफाइन किया हुआ है जो डी सेट है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइज़र ऑफ 18, मतलब 18 के भाजकों का समुच्चय है, 18 के भाजकों का। अब हमको यहाँ बाय डेफिनेशन है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ डी देख लेते हैं, क्या डी है 18 का फैक्टर। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स लिखने हैं हमको, तो कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है एंड 18 होता है। तो ये क्या हो गए हमारे डिवाइज़र ऑफ 18 हो गए। तो ये हमारा एक डी सेट बन गया। इस डी सेट पे किस रिलेशन के साथ हमको इसको हैश डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, डिवाइड के रिलेशन के साथ। किस रिलेशन के साथ हमको कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे, डिवाइड के रिलेशन के साथ। तो ये रिलेशन हमको दिया हुआ है डिवाइड का, इसके साथ ही हमको क्या बताना है, ये कैसा है हमारा हैश डायग्राम बनाएगा। तो डिवाइड का रिलेशन हमेशा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। ये हम जब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने पढ़ा था वहाँ पे एग्जाम्पल में हमने एक डिवाइड वाले को भी प्रूव किया था, शायद इंक्लूजन प्रूव किया था, लेस देन इक्वल टू प्रूव किया हुआ था, है ना। तो वहाँ से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। अब इसको हम ओरली कर लेते हैं। तो देखिए जो डी है 1 2 3 6 9 18,
तो जब भी आपके पास डिवीजन का रिलेशन होता है और आपको हेज डायग्राम बनाना होता है, तो इसकी फर्स्ट स्टेपिंग क्या होती है, एक ऐसा नंबर इस सेट के अंदर से, इस पूरे सेट के अंदर से एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना होता है जो हर नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये स्टेपिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर तो आपका लिखा ही हुआ है, बट जब पेपर होगा आपका या आप कहीं पे भी पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको स्टेपिंग क्लियर हो जाती है तो वहाँ आप हेज डायग्राम बहुत ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टेपिंग हमारी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जब भी डिवीज़न का रिलेशन होता है तो हमको पूरे सेट में से, जो गिवन सेट है उसमें से हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो हर किसी नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ये 1 है वो हर नंबर को डिवाइड करेगा, 1 2 को भी करेगा, 3 6 9 18 हर नंबर को क्या करेगा, 1 डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर को सबसे पहले हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेपिंग हमारी क्या होती है, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। अब हमारी सेकेंड स्टेपिंग होती है, जैसे हमने आप 1 बना लिया, 1 बनाने के बाद हमारी सेकेंड स्टेपिंग होती है, अब इनमें से ऐसे नंबर को हमको चूज़ करना है जिनके 2 फैक्टर हैं, मतलब दो फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सके। तो इन शॉर्ट हमको यहाँ पे प्राइम नंबर्स को हमको यहाँ लिखना होता है। जैसे कि आपको पता है जो 2 के फैक्टर होते हैं वो 1,2 होता है और जो 3 का फैक्टर होता है वो 1,3 होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी नंबर देखते हैं इस डी सेट के अंदर, इस सेट के अंदर आप इसके अलावा कोई भी नंबर देखते हैं तो उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हमने 2 के फैक्टर वालों को देख लिया। अब आपको पता है कि जो 2 है ना तो वो 3 को डिवाइड कर रहा है और ना 3 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इस कारण से जो 3 है ना वो तो रिलेट करेगा 2 के साथ, ना 2 रिलेट करेगा 3 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 2 और 3 है उनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो सेम लेवल पे लिखे जा सकते हैं और उसको हमने 1 के ऊपर एक लेवल पे लिख लिया, ठीक है, सेम लेवल पे आ गए। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि अब हमको यहाँ पे वो नंबर देखना है जिनके 3 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर तक हो गया, अब हमको वो नंबर ढूंढने हैं इसके अंदर जिनके 3 फैक्टर हैं। तो आपको पता है जो 6 है उसके 3 फैक्टर होंगे, कैसे 3 फैक्टर होंगे, जैसे 1 2 एंड 3। और जो 9 है उसके भी 3 फैक्टर होंगे, 1 3 3। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 3 हो गए और 1 3 3 ये भी 3 फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम कोई और नंबर देखते हैं तो उनके पास 3 फैक्टर से ज़्यादा होंगे और जो बाकी कम वाले हैं वो हम लिख चुके हैं। तो ये 9 एंड 6 आ गया। अगेन आपको पता है कि जो 9 है वो डिवाइड नहीं करेगा 6 को, इसका मतलब 9 रिलेट नहीं करेगा 6 से, और जो 6 है वो भी डिवाइड नहीं करेगा 9 को, इसका मतलब है 6 भी रिलेट नहीं करेगा 9 को। इसका मतलब है दोनों को हम सेम लेवल पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखने को तो हम यहाँ 9 और यहाँ 6 लिख सकते थे, बट जो 2 है वो 9 से रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड नहीं करेगा 9 को, जो 2 है वो डिवाइड नहीं करेगा 9 को। इस कारण से हमने यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 9 लिखा, ताकि हम यहाँ पे इस तरीके से ईजिली रिलेशन शो कर सकें। और जो 3 है वो 6 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये सेकंड लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए सेम लेवल पे लिख दिया हमने इनको। जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करता उनको हम सेम लेवल पे लिखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको इस पूरे के अंदर से वो नंबर ढूंढना है जिसके फैक्टर 3 से ज़्यादा है। तो सिर्फ रिमेनिंग 18 बचता है, जिसके फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 और 2, 1 2 2 3। नो 1 3 3 2, 1 3 3 2, ये हैं 18 के फैक्टर। तो ये मोर देन 3 हैं, 4 हैं। तो अब जो 18 हैं वो हम इसके जस्ट ऊपर इन लेवल के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया।
अब जो 18 है, जो 6 है वो डिवाइड करेगा 18 को, और जो 9 है वो भी डिवाइड करेगा 18 को। इस कारण से इन दोनों का रिलेशन 18 के साथ फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये इसको और इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा पूरा हेज डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये इजी स्टेपिंग थी हेज डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की, है ना। और ये जो हेज डायग्राम है ये सेल्फ लूप को भी अपने अंदर होल्ड कर रहा है, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम इसको शो नहीं करते हैं, क्योंकि 18 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड करेगा, और हर नंबर खुद को डिवाइड करेगा। इस कारण से जितने भी नंबर हैं वो सब सेल्फ लूप को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं हमारे, ठीक है। ये चेकिंग कर रहे हैं, हेज डायग्राम अपना कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अपवर्ड डायरेक्शन में हम रीड कर रहे हैं, डाउनवर्ड में नहीं कर सकते क्योंकि 3 डिवाइड नहीं करेगा 1 को, है ना, बट 1 डिवाइड करता है 3 को। तो अपवर्ड डायरेक्शन में रीड हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम रीड नहीं कर पा रहे हैं इसको। कभी भी कोई भी आगे आप इसके अलावा भी कोई भी देख ले, 6 डिवाइड नहीं करेगा 2 को, 2 डिवाइड नहीं करेगा 1 को। इस तरीके से डाउनवर्ड में आप कभी भी इसको रीड नहीं कर पाएंगे, हमेशा अपवर्ड में ही रीड कर पाएंगे, ठीक है। इससे ये भी समझ में आता है कि हाँ ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिटिविटी वाली भी कंडीशन होल्ड हो रही है कि 1 रिलेट कर रहा है क्योंकि 1 डिवाइड करेगा 9 को। तो जितनी भी ट्रांजिटिविटी वाली कंडीशन थी वो भी हो जा रही है कि 1 18 से भी रिलेट कर रहा है, 3 से, फिर 9 से, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 18 से भी आ रहा है। तो इस कारण सब अपवर्ड जा रहा था, तो 18 से भी रिलेट। इस तरीके से हम आप चेक कर सकते हैं कि ये बाकी सारी कंडीशंस भी होल्ड कर रहा है। तो ये हेज डायग्राम जो बना है वो हमने चेक भी कर लिया एक काइंड ऑफ कि वो कैसा है, सही है। तो हेज डायग्राम बनाने की स्टेपिंग अगर डिविजिबिलिटी का रिलेशन है तो बहुत ईजी है, और ये मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे। तो ये आप बना सकते हैं कभी भी अगर आपको हेज डायग्राम डिवीजन के रिलेशन में बनाना है। तो एक एग्जांपल और है वो छोटा सा, अगेन हमारा डिवीजन का रिलेशन है, सेट हमको 3 5 7 दिया हुआ है। अब हमको जब भी हेज डायग्राम डिवीजन के रिलेशन के साथ बनाना होता है तो हमारा सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हमारे मन में आना चाहिए एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो सबको डिवाइड करे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो 3 है वो ना तो 5 को डिवाइड कर रहा है, ना 3 7 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ना 5 7 को डिवाइड कर रहा है ना, और ना 7 5 को डिवाइड कर रहा है, और ना 7 3 को डिवाइड कर रहा है, ना 3 5 को डिवाइड, ना 5 3 को डिवाइड कर रहा है। तो कुल मिला के हमने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते थे इन 3 पे बना के देखिए, मगर इन तीनों का किसी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं आ रहा है क्योंकि तीनों प्राइम है, तो तीनों एक दूसरे को तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जब तीनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो इनको हम फर्स्ट लेवल में रखेंगे, क्योंकि एक नंबर हमको ऐसा मिला ही नहीं जो हर किसी को डिवाइड करे, तो वो हम रखते, जैसे हमने लास्ट टाइम 1 रखा था। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती थी, वो नंबर जिनके फैक्टर 2 हैं, अब एक फैक्टर वाला तो था नहीं यहाँ पे, तो 2 फैक्टर वाले रख लेते। बट 2 फैक्टर वाले भी देखे तो वो 2 फैक्टर वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं, इनका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है, तो हमने इनको प्लेस कर दिया, ये पॉइंट 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 प्लेस कर दिया। इसके अलावा आगे इसके पास और कोई नंबर है ही नहीं, तो आगे अब फर्दर मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो कंप्लीट बना हुआ है ये हमारा एक हेज डायग्राम बन जाता है इस सेट के साथ इस रिलेशन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा कि ड्रॉ हेज डायग्राम ऑफ द सेट डी ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर ऑफ 30 विद द रिलेशन डिवीजन के रिलेशन के साथ 30 के डिवाइजर पे हेज डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। 30 के डिवाइजर पे बनाना है। अभी हमने यहाँ पे 18 के डिवाइजर पे बनाया था तो आपको दिख गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट अब आपको 30 के डिवाइजर पे बनाना है, वो आप एक बार बना के देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर दूंगी। तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ये सारी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।